आप रिवाइज कर लो, डू विद योर नोट्स, डू विद माय वीडियो लेक्चर, ठीक है। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड महाजन पदार्थ एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अभी तक हम लोग इतने टॉपिक कवर किए और ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एज, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इफ पॉसिबल मौर्यन एज के बाद का थोड़ा सा हिस्ट्री बिफोर गुप्ता एज है, ठीक है। तो आई हैव डिसाइडेड टू टेक हिस्ट्री ऑफ टुडे, लगभग 400 साल की हिस्ट्री में माइंड को सोच के याद करना है, ठीक है। बट उससे पहले एक पॉलिटी का थोड़ा सा टॉपिक करते हैं, मजा है, बहुत मजा है, यू ऑल विल एंजॉय। पॉलिटी आप लोगों के सब्जेक्ट है, पॉलिटी किसकी किसके सब्जेक्ट है, तब तो तुम लोगों को सब कुछ पता होगा, ठीक है। पॉलिटी अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक। क्या क्या पता है आप लोगों को पॉलिटी में, पॉलिटी होता क्या है, व्हिच टॉपिक पॉलिटी जनरली डील्स विद, पॉलिटिक्स में क्या पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इंडिया का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हर किसी को इंडिया में पॉलिटी पता होता है, पॉलिटिक्स पता होता है और क्रिकेट पता होता है। आप इंडिया में कहीं भी खड़े हो जाओ, किसी चौक चौराहे पे चाय वाले के यहाँ, आप ये दो टॉपिक छेड़ दो, आपको लगेगा हमसे ज्यादा जानकार सामने वाला है। क्रिकेट सबको पता होता है और वो ऐसे ऐसे शॉट बताएगा कि यार विराट कोहली ऐसे खेलना चाहिए, कभी बैट पकड़ा नहीं होगा, वो सचिन तेंदुलकर को बताएगा ऐसे खेलना चाहिए। सुना है कि नहीं, देखा है कि नहीं। सेम इज विद द पॉलिटिक्स ऑफ, पॉलिटिक्स भी इंडिया में हर किसी को पता होता है और स्पेशली यूपी बिहार वाले सब कुछ पता होता है। तो हम भी आज थोड़ा सा पॉलिटी करके देखते हैं और फिर हम हिस्ट्री के टॉपिक पे आएंगे, जैसा सी कितना कर पाते हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटी करते हैं। जो बच्चे नए हो, पहले मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र झा है, ठीक है। And presently I am working with the government of UP government in the field of education and I am teaching TS from last more than 10 years। 10 साल से मैं करियर लॉन्चर की क्लासेस ले रहा हूँ। अभी आज मुझे मेरी करियर लॉन्चर की क्लास संडे को चलती है ऑनलाइन, कानपुर सेंटर और बरेली सेंटर। करियर लॉन्चर में जब क्लैट का बैच, अगर आप लोगों ने सुना होगा, क्लैट 2008 में स्टार्ट हुआ, तो 2008 से मैं क्लैट की बैचेस दे रहा हूँ, कानपुर सेंटर की, बरेली सेंटर की और 2-3 साल की इलाहाबाद सेंटर जो सामने आप इससे ऊपर वाले फ्लोर पे है, इसमें भी मैंने 2-3 साल क्लासेस दी, ठीक है। और मैं बेसिकली बिहार से हूँ, ठीक है। जहाँ टाइटल बिहार वाले होते हैं, बिहारी होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी करते हैं। किसी ने इस बुक का नाम सुना है? किसी ने इस बुक का नाम ये किसी ने इस बुक का नाम सुना है? किसकी बुक है? किसकी बुक है? ये एक तो पॉलिटिक्स हम टॉपिक करेंगे आज। ये बुक किसकी है? और ये 2-3 साल पहले क्लैट का क्वेश्चन पूछा गया था। ये बुक है एरिस्टोटल की। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना है? कहाँ की थी ये, कौन थी? कहाँ से? इंडिया के? इंडिया के? He was a Greek philosopher and one of the greatest philosophers of the world। दुनिया के बहुत महान बड़े फिलोसोफर में से एक है एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक में स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की है। He tried to define what is state, ठीक है। और स्टेट की उन्होंने 4 चीजें बताई हैं। There should be at least 4 things to be called a state। 4 चीजें। Anybody knows what are the 4 essential things to be called a state? किसी को स्टेट कहने के लिए 4 एसेंशियल चीजें क्या हैं? सब पॉलिटिक्स वाले। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और कुछ चलो, you all are guessing। So the first one is there should be a territory। उसका एक अपना टेरिटरी होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, जिसका हम एरिया कहते हैं।
एरिया होना चाहिए, एरिया के बाद उसका एक पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन नहीं है इट विल नॉट बी कॉल्ड अ स्टेट। देयर शुड बी एरिया, देयर शुड बी पॉपुलेशन, देयर शुड बी गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ इज सॉवरेनिटी। ये चार चीजें होनी चाहिए टू बी कॉल्ड अ स्टेट, ठीक। एरिया आप सबको पता है, कुछ एरिया होता है, पॉपुलेशन भी पता है, ये भी नाम सुना है गवर्नमेंट, किसी ने ये वर्ड सुना है? किसने सुना है? क्या होता है ये सॉवरेनिटी? Exactly, very good. The country or the state or the government who have the power to take all its decision. वो सरकार, वो देश जो अपने सारे डिसीजन खुद लेती है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी के प्रेशर में नहीं लेता, किसी दूसरा कोई इसका दूसरा डिसीजन नहीं लेता। इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, ठीक है। संप्रभु का मतलब है जिसके पास सारी शक्ति है। बात समझ आ रही है? अगर ये चारों चीजें होंगी तो हम उसको स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेट। क्या कहेंगे? स्टेट। स्टेट का मतलब आज के डेट में, आज के सेंस में है कंट्री। आज भी इंडिया का अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो इंडिया के लिए कहीं कंट्री वर्ड नहीं आया है। क्या आया है? स्टेट। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हम कंट्री मान लें, कंट्री माइंड में रखो, ये चारों चीजें होनी चाहिए। अब इसका ये जो टॉपिक है एरिया, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, सिविक्स में पढ़ते हैं। सॉवरेनिटी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है आप लोगों को, बस एक लाइन काफी है कि सॉवरेनिटी की डेफिनेशन समझिए। और इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आया हुआ है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में आया हुआ है। किसी को प्रस्तावना याद है? क्या है? सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहां भी ये वर्ड आया है कि हम भारत को, हिंदी में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न वर्ड है एंड दैट्स व्हाई वी शुड नो सॉवरेनिटी। बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमको रिसर्च नहीं करना है, बट सिंपली सॉवरेनिटी का मतलब है वी वांट टू मेक इंडिया अ कंट्री व्हिच हैज ऑल द पावर्स, व्हिच कैन टेक ऑल इट्स पावर इटसेल्फ, ठीक है। अब आज की टॉपिक हमारी है गवर्नमेंट की। बस इससे पहले दो क्वेश्चन अंदर आगे गो टू द गवर्नमेंट। एरिया, क्या इंडिया के पास अपना एरिया है? कितना है? इंडिया के पास कितना एरिया है? यस 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 एग्जैक्टली। मैंने बताया था, मेरी पहली क्लास में मैंने बताया था, शायद बताया था कि नहीं बताया था? कितने रुपए कहते तुम लोग, कितने रुपए में इंडिया खरीद सकते हो? कितने रुपए होने चाहिए? मेरे क्लास में थे तुम लोग, पहले दूसरे क्लास में मैंने डिस्कस किया है। मैंने कहा था अगर आपके पॉकेट में 32 लाख रुपए हैं और 1 रुपए में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिल जाए तो 32 लाख रुपए में आप पूरा इंडिया खरीद सकते हो। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो आपने बताया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। क्या एरिया घटा बढ़ा सकते हैं क्या? कैसे? अटैक कर दो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पे ही करोगे ना, चाइना पे तो नहीं सोच रहे हो करने, ओके, किसी पे नहीं करना, हम लोग किसी पे अटैक नहीं। तो एरिया कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। हमारे पास एरिया इंडिपेंडेंस के टाइम में था, उससे हमारा एरिया कम हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा पीओके पाकिस्तान में चला गया, गिलगिट वाला एरिया प्लस सियाचिन का बहुत बड़ा पार्ट चाइना के अंडर में है, तो एरिया थोड़ा ना पॉपुलेशन कितनी है, काफी ज्यादा। हम क्या करें एरिया में, वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी पोजीशन है? एरिया which are the first 6 countries of the world? Russia, China, USA, Germany, Canada, Brazil, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री है जो उनसे एरिया में बड़ा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिख लो, वर्ल्ड की एक कंट्री ऐसी है जिसकी पोजीशन वर्ल्ड में एरिया में भी 5वां है और पॉपुलेशन में भी 5वां है।
कौन सी कंट्री है? एरिया में भी 5वां पोजीशन है एंड पॉपुलेशन में भी 5वां पोजीशन है वर्ल्ड में। द कंट्री इज ब्राजील। ब्राजील 5th इन एरिया एंड 5th इन पॉपुलेशन। ये 2-3 साल पहले यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ओके, नाउ एरिया के बाद पॉपुलेशन, which position India holds in population in world? Second. According to census 2011, देखो इंडिया में 10 साल पे सेंसस होते हैं। अब सेंसस वर्ड आया तो 2 फैक्ट लिख लो। सेंसस क्या होता है आप लोगों को पता है? सेंसस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जनगणना। क्या कहते हैं? हिंदी आती है ना आप लोगों को? नहीं आती? सेंसस को हिंदी में जनगणना कहते हैं। स्पीकिंग दोनों टर्म बता देते हैं, जिसको दिक्कत है आप दोनों लिख सकते हो। सेंसस इज काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। कितने साल पे होता है इंडिया में सेंसस? 10 इयर्स पे होता है। लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011 में। 21 में क्यों नहीं हुआ? 10 साल तो हो गया था। 21 में क्यों नहीं हुआ? कोविड के कारण। होना था, शेड्यूल था, सारी प्लानिंग थी, बट ड्यू टू कोविड 2021 सेंसस कुड नॉट बी कंप्लीटेड। दो डेटा आपको लिखना है। इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ? किसी को पता है? इंडिया का पहला सेंसस हुआ 1872 में, बट 1872 डैश इनकम्प्लीट। 1872 लिखिए, डैश इनकम्प्लीट लिखिए। ये सेंसस कंप्लीट नहीं हो पाया था। स्टार्ट हो गया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 1881। जो इंडिया का पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ। सिंस देन एवरी 10 इयर्स वी आर हैविंग सेंसस। ये समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, मैं तेज जल्दी बोल रहा हूँ। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ? जल्दी बोल रहा हूँ? बहुत जल्दी? तो प्लीज बता दिया। इंडिया का पहला सेंसस 1872 में स्टार्ट हुआ बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, किसी वजह से रुक गया। इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ है 1881 में। अगर डेटा में कुछ पूछे कि पहला सेंसस कब हुआ तो 1872 लिखेंगे। पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ? 1881 में। ठीक है, इसके बाद हर 10 साल पे सेंसस हो रहा है। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1.2 बिलियन। एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, 1.2 बिलियन। 100 अरब 20 करोड़, 120 करोड़ पॉपुलेशन हमारी थी। और अभी एक डेटा आया है, सर्वे आया है, ऑथेंटिक इसलिए नहीं क्योंकि सेंसस इंडिया का हुआ नहीं है, बट एक डेटा सर्वे आया है कि वी हैव डिफीटेड चाइना। हम लोग बहुत तेज है चाइना को हराने में, सिर्फ पॉपुलेशन में और किसी चीज में नहीं। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने चाइना को हरा दिया। चाइना की पॉपुलेशन से पीछे हो गई है। और अगर आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। वन चाइल्ड पॉलिसी जानते हैं ना, एक पेरेंट्स के एक ही बच्चे। उसका कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है कि चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन ओल्ड हो गई है। अब चाइना अपने वन चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ चुका है। चाइना हैज अडॉप्टेड 2 चाइल्ड पॉलिसी। कई जगह पे 3 चाइल्ड पॉलिसी भी आ रही है क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ओल्ड हो गई है, वर्किंग एज नहीं है। कभी हम एक दिन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो एज के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है 0 से लेके 15 साल तक, 15 से लेके 60 साल, 59 तक 60 साल मान लो, और 60 एंड अबव। ये जो पॉपुलेशन है इसको कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट, ये दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, 15 के बाद वर्किंग एज माना जाता है इंडिया में। 15 से लेकर 60 साल तक वर्किंग एज है। ठीक, और ये फिर से डिपेंडेंट है। 60 साल में रिटायरमेंट की एज इंडिया में 60, 62, 65 लगभग, तो रिटायरमेंट। ये और ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो चाइना का कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इस एज में ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे वर्किंग एज कम है, वर्किंग लोग कम बच रहे हैं।
और इंडिया के लिए ये एडवांटेज है, वी आर ब्लेस्ड विद एडवांटेज, हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन इस एज में है, लगभग 60% इंडिया की पॉपुलेशन किस एज में है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉट ऑफ एडवांटेज। तो पॉपुलेशन में हम लोग फर्स्ट हो गए हैं, चाइना को पीछे कर दिया है। ये हम कभी नेक्स्ट डे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन के कई कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक डेंसिटी है, माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है, बहुत सारी चीजें जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसे हम ज्योग्राफी का टॉपिक पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे, जैसे पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे उसे हम डिटेल से देखेंगे क्या अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, ठीक है, माइग्रेशन की क्या इम्पैक्ट होते हैं पॉपुलेशन पे, एक्सेट्रा। आज हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सरकार। अब सरकार कई तरह की होती है। सरकार कहते हैं किसको, गवर्नमेंट कहते हैं किसको है, जो कंट्री को चलाती है, एडमिनिस्टर, ठीक है, दैट इज द गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट कई तरह की होती है। आप लोग जानते हो कितने तरह की सरकार होती है, हो सकती है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल और देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे, मेरा कुछ और। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी इंडिया में किस तरह की सरकार है? इंडिया में डेमोक्रेसी है। आप सबने नाम सुना है, डेमोक्रेसी है, ओके। और डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? डिक्टेटरशिप हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है, और इधर से आवाज आएगी, हाँ, मोनार्की हो सकती है, मोनार्की तो है ही, हो ही सकती है। और भी कोई हो सकती है क्या? कैपिटलिज्म दूसरी चीज हम अलग से डिस्कस करेंगे। ऑटोक्रेटिक हो सकता है, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक भी अभी से डिस्कस करेंगे। और एक और होता है थियोक्रेसी, एक टर्म है थियोक्रेसी, अगर आप लोगों का नाम सुना हो। और थियोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी रोम में, इटली की कैपिटल रोम है। रोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पोप चलाता है। जो वेटिकन सिटी के हेड होते हैं वो तो ना राजा है, ना मोनार्क है, ना ही डिक्टेटर है, ना ही वो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी का मतलब होता है, जितना चाहे तो शॉर्ट में लिख लीजिए, हेडेड बाय रिलीजियस हेड। कोई रिलीजन का हेड उसको गवर्न करता है। जैसे ईरान भी है, ईरान में भी अभी थियोक्रेसी चल रहा है, रिलीजियस हेड रूल कर रहा है, 2% डेमोक्रेसी हो, तो वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं। तो ये हो गया। अब हम आते हैं मोनार्की पे। मोनार्की कितने तरह की हो सकती है? मोनार्की, मोनार्की सबने सुना है ना, जहाँ राजा होता है या रानी होती है। कितने तरह की मोनार्की हो सकती है? होती है कोई डिफरेंस नहीं। अभी ब्रिटेन का राजा कौन है? प्रिंस चार्ल्स। तो क्या प्रिंस चार्ल्स के पावर में और एक महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ वन या क्वीन विक्टोरिया, तो क्या क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ वन और प्रिंस चार्ल्स के पावर में सिमिलैरिटी है? एक ही पावर या अलग अलग पावर है? क्या डिफरेंस है? प्रिंस चार्ल्स के पास ज्यादा पावर है कि एलिजाबेथ वन के पास ज्यादा पावर था? मतलब राजा में भी अंतर है। इस अंतर को मोनार्की का डिफरेंस कहते हैं। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, और दूसरे को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब अभी आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया था ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है द रूलर इज वेरी पावरफुल एंड ही इज रूलिंग विद माइट, ठीक है, तो आप इसको कहते हैं। तो एब्सोल्यूट पावर से इंडिया में था, मुगल डायनेस्टी थी,
मुगल डायनेस्टी में अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं बड़े पावरफुल राजा थे। तो ये कैसे राजा थे? अब सॉलिड पावर नहीं हम आते डिक्टेटरशिप में जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट मोनार्क अच्छा भी हो सकता है। अशोक वाज एब्सोल्यूट मोनार्क, अकबर वाज एब्सोल्यूट मोनार्क, ही हैज ऑल द पावर बट यू कांट कॉल हिम डिक्टेटर। डिक्टेटर नहीं था। अशोक के अच्छे राजाओं में नाम लिए जाते हैं। आज मेरा टॉपिक अशोक ही है, हम भटक के इधर आ गए। तो अशोक बहुत अच्छा राजा था, अकबर बहुत अच्छा राजा था। अकबर द ग्रेट कहा जाता है, अशोका द ग्रेट कहा जाता है, बट दे वर नॉट डिक्टेटर। तो एक हो गया एब्सोल्यूट। अब किसको कहेंगे एब्सोल्यूट मोनार्क आगे बता रहे हैं। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि राजा तो है, रानी तो है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है? इसके पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे पार्लियामेंट है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर है और पार्लियामेंट के पास पावर है। नाम के लिए राजा या रानी है, सिर्फ नाम के लिए। अब पावर, अब हम बार बार पावर वर्ड यूज कर रहे हैं। पावर कितने तरह की होती है सरकार के पास? 3 तरह की, जिसको आप लोगों ने सुना होगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। एनीबॉडी नोस व्हिच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? बताओ। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। यस, तो सरकार के पास यही 3 पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। यही 3 पावर है सरकार के पास। अब एब्सोल्यूट मोनार्क में, एब्सोल्यूट मोनार्क में ये तीनों पावर एक ही आदमी के पास होगा। वही लॉ बनाएगा, वही लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा और वही सजा देगा। सुना होगा ये बहुत सारी दादी नानी ने कहानी सुनाई। तुम लोग तो बैठते ही होंगे दादी नानी के पास, बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, तो सुनाती दादी नानी कहानी सुनाती होगी कि एक राजा था, उसके राज में चोरी हुआ, चोर को पकड़ के कोर्ट लाया गया और राजा ने उसको फांसी दे दी। ऐसी कहानियां है ना, राजा ने उसको जेल में डाल दिया, है ना। क्या आज भी ऐसा संभव है इंडिया में चोरी हो और चोर को पकड़ के नरेंद्र मोदी के पास ले जाए, नरेंद्र मोदी इसको फांसी दे दे? क्यों नहीं? कुछ चीजें बदल गई है, ठीक है। मतलब अब ये काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, ठीक। कोई लॉ अलग बनाएगा, इम्प्लीमेंट कोई अलग करेगा और सजा देने की पावर किसी और के पास है। जब ये तीनों शक्ति एक आदमी के पास हो तो वो आदमी कहलाएगा एब्सोल्यूट मोनार्क या उसका ऑटोक्रेटिक रूलर। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में तीनों पावर एक ही आदमी के पास होता है। समझ आ गया? और यहाँ पे तीनों पावर बटे हुए हैं, तीनों पावर को करने के लिए अलग अलग लोग बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया? बोर्डिंग तो नहीं लग रही है, नींद तो नहीं आ रही है किसी को? अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, गवर्नमेंट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए। एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल अभी आज की डेट में दुनिया में कहीं एब्सोल्यूट मोनार्की है? किसी कंट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की है? आज से 50 साल पहले दुनिया के 90% कंट्रीज में मोनार्की थी। 50, 60, 70 साल पहले दुनिया के 90% देश में राजशाही था, मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की था। आज की डेट में दुनिया में 90% कंट्रीज में लगभग डेमोक्रेसी आ गई है, डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आज की डेट में दुनिया में किसी कंट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की है? आपको पता है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में आज भी मोनार्की है, ठीक है। राजा के पास सारी शक्ति है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी हम लोग डिस्कस किया। ब्रिटेन, ब्रिटेन इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। प्रिंस चार्ल्स इज द किंग and who is the prime minister? ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर है। किसके पास ज्यादा पावर है? कौन ज्यादा न्यूज में रहते हैं? ऋषि सुनक, तो उनके पास पावर है। ये दोनों एग्जांपल आप नीचे जाए तो लिख लीजिए एग्जांपल। अब हम आ रहे हैं डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी को पहले डिक्टेटरशिप है। अभी किसी ने पूछा था डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेटिक वीक होता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है? वन मैन वन पार्टी, और वो आर्मी की हेल्प से कंट्री की पावर को कैप्चर करता है। When a person with the help of army capture the power of a country by removing
और टिप टू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो डेमोक्रेसी से इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के अपनी शक्ति से आर्मी की हेल्प से कंट्री की पावर को कैप्चर कर लेता है। क्या किसी डिक्टेटर का नाम सुना है आप लोगों ने? कितना कैसा आदमी रहा होगा हिटलर कैसा आदमी रहा होगा? उसको मरे हुए 70-75 साल हो गया और हमने डिक्टेटर का नाम पूछा तो हिटलर ही नाम। इतना बड़ा डिक्टेटर था हिटलर कि आज भी अगर स्कूल में कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं तो बच्चे कहते हैं हिटलर ना। किसी फ्रेंड की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती है तो कहते हैं तुम्हारी मम्मी तो हिटलर है, कहते हैं ना, बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना। ऐसी पर्सनालिटी रही होगी। इसको मरे हुए 70-75 साल हो गया और आज की अगर पहला उदाहरण दिमाग में आता है तो हिटलर। कभी मौका मिलेगा तो हिटलर को पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। जर्मनी पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, नाजिज्म पढ़ेंगे और उसकी जो जीव को क्यों मारा, क्या प्लान, एवरीथिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के हमारा टॉपिक नहीं। और अभी आप लोगों ने नाम लिया नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, वो भी डिक्टेटर है, ठीक है। और किसी डिक्टेटर के नाम नहीं दोनों ये बेनिटो मुसोलिनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फासिस्ट का फाउंडर था इटली में, मुसोलिनी। और एक और बहुत बड़ा नाम जोसेफ स्टालिन का नाम सुना है? कहाँ का था? बहुत बड़ा डिक्टेटर था वो भी, जोसेफ स्टालिन, रशिया। यस, व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद ही बिकेम द रूलर ऑफ रशिया एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर ऑफ वर्ल्ड। ये डिक्टेटरशिप भी आप लोग जानते हो। अब डेमोक्रेसी को देखते हैं, क्या जानते हो? डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? पीपल सिस्टम। ये किसका डेफिनेशन है? ये अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक। और उसको डिफाइन करो जरा अपनी लैंग्वेज में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? द गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वो सरकार जो लोग इलेक्ट करते हैं। हम चुनाव करते हैं, हम चुनते हैं और हम जिसको पावर देते हैं वही रूलर बनता है, वही कंट्री के सारे चीजें डिसाइड करता है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। क्या इंडिया के डेमोक्रेसी में और अमेरिका के डेमोक्रेसी में कोई डिफरेंस है कि एक ही है? क्या डिफरेंस है? यस, इंडिया में आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर डेली न्यूज में रहते हैं, ज्यादा प्राइम मिनिस्टर न्यूज में रहते हैं कि प्रेसिडेंट? इंडिया प्रेसिडेंट का नाम कौन जानते हो? तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर न्यूज में रहते हैं। आप कोई न्यूज चैनल खोल लो आ जाएंगे सामने। और प्रेसिडेंट आपको भूले भटके महीने 2 महीने में किसी भी न्यूज में दिखेंगे। ऐसा ही है ना। और अमेरिका में प्रेसिडेंट साहब रहते हैं। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और अमेरिका का जो डेमोक्रेसी है दैट इज द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम इंडिया को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल। बोर होना किसी को बता देना मिस्टेक क्या है। चाइना इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रियल सेंस इट इज अ डिक्टेटरशिप। सेम है। डेमोक्रेसी इलेक्शन होते हैं, रशिया में इलेक्शन होता है, हर 6 साल में इलेक्शन होता है, बट इट्स रियल सेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। देखो वही हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे। आज से 50-60 साल पहले दुनिया में 90% कंट्रीज मोनार्की थी। आज की डेट में 90% कंट्री डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के साथ एक चीज और है कि बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेसी बनने का दिखावा कर रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी आज की डेट में दुनिया में सबसे एक्सेप्टेबल है, सबसे अच्छा माना जाता है और दुनिया में माना जाता है कि इससे अच्छी सरकार आज की डेट में नहीं है। तो जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है एक्चुअल सेंस में, वो भी दिखावा कर रहा है कि अभी डेमोक्रेसी है। चाहे आप अच्छा, एक अभी किसी लीडर ने हमारे कंट्री पे भी ब्लेम लगाया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। राहुल गांधी सुना है? आप लोग आइए हमारी मदद करिए। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, बवाल चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है कई दिनों से। राहुल गांधी तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं।
गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, आप सबको पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव, डिस्कस करते हैं क्या होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां ये पावर ऑफ डिवीजन होगा। नंबर 1, पावर ऑफ डिवीजन इज मस्ट, ठीक है। यही एक डिफरेंस है मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में एंड डेमोक्रेसी में। इस सब में पावर का कंसंट्रेशन होता है, पावर एक हाथ में लिमिट होता है, एक ही आदमी के पास होता है। अगर राजा है तो सारी शक्ति उसके पास होगा, डिक्टेटर है तो सारी शक्ति डिक्टेटर के पास होगा। अब लोगों ने डिक्टेटर के मुशर्रफ का नाम ले लिया, नाम सुना ना, परवेज मुशर्रफ, अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो एक ही पॉइंट पे सारी शक्ति सेंटर होती है। और डेमोक्रेसी में उल्टा होता है, डेमोक्रेसी में पावर का, शक्ति का बंटवारा होता है। और डेमोक्रेसी सबसे अच्छी वो मानी जाती है जिसमें पावर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डेमोक्रेसी उतना सक्सेसफुल माना जाएगा। जितने लोगों के पास शक्ति आएगी वो डेमोक्रेसी उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। अब डेमोक्रेसी में यही पावर का डिवीजन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेटिव को आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह लीजिए। दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां पार्लियामेंट होगा ही, ठीक है। उसका नाम अलग हो सकता है। इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। जर्मनी में क्या कहते हैं? यस एग्जैक्टली, जर्मनी में रिक्सटैग कहते हैं। रशिया में क्या कहते हैं? ये सब यही सब क्वेश्चन आएंगे। रशिया में ड्यूमा कहते हैं, सुना है ना? ड्यूमा। इंडिया में पार्लियामेंट, यूएस में कांग्रेस, ये अलग अलग नाम है पार्लियामेंट का, ठीक है। जातीय संसद भी कहते हैं कौन सी कंट्री में? जातीय संसद। नेपाल में। सूरा कहां पे कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड सूरा? अफगानिस्तान। सूरा कहते हैं। ये देखिए ना, अब हमने कहा जहां जहां डेमोक्रेसी होगा वहां वहां पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट करती क्या है? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करती है, सॉरी, बहुत काम करती है, अभी आजकल नहीं करती। पार्लियामेंट क्या काम करती है? लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती, इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या? हाँ, लॉ बनाएगा। इसके अलावा भी कुछ करता है पार्लियामेंट? क्या डिस्कस करके लॉ बनाता है। तुम लोग को तो सब पता है, बजट। पार्लियामेंट, दुनिया में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का 4 मेन काम है, ठीक है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कंट्री के पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग। कंट्री में जो भी लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। चौक चौराहे पे लोग कितने इंटेलिजेंट हो, वो पार्लियामेंट वाले से ज्यादा जानते हो, लेकिन लॉ नहीं बना सकते, लॉ वही बनेगा। तो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री इज पार्लियामेंट। नंबर 1 लिखना चाहो लिखो, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पहला लॉ मेकिंग, दूसरा कंट्रोलिंग द बजट ऑफ द कंट्री, कंट्रोलिंग बजट। कंट्री का जो बजट होता है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल होता है। बिना पार्लियामेंट के परमिशन से प्राइम मिनिस्टर 1 रुपए नहीं खर्च कर सकते, अपनी सैलरी भी नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या होता है, हर साल पार्लियामेंट बजट पास करती है, ठीक है। पूरे एडवांस में 1 साल का बजट दे देते कि ये लीजिए, और उसके लिए सरकार को बताना पड़ता है कि हमें आने वाले साल में इतने पैसे चाहिए।
इतने पैसे सैलरी के लिए, इतने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इतने पैसे हेल्थ के लिए, इतने पैसे स्कूल के लिए, इतने रोड के लिए, हर तो पूरा डिटेल होता है बजट का। अभी रिसेंटली आया है, अभी बजट सेशन ही चल रहा है, तो एक टॉपिक हम बजट में डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। तो कंट्रोलिंग द बजट, कौन बजट को कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है। एक एग्जांपल सुनो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इंडिया में 543 लोकसभा की सीटें हैं। एग्जैक्टली आप आगे बताएंगे, 545 भी मिलेगा आपको, 550 भी मिलेगा, बट जो इलेक्शन होते हैं इंडिया में वो 543 सीट्स पे होती है, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। अब सरकार को कैसे कंट्रोल करती है बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से जिसके पास मेजॉरिटी होगा उसी की सरकार बनेगी। मेजॉरिटी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मेजॉरिटी आता है 272 और 271, मतलब इन दोनों का ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। जिसके पास 272 सीटें हैं, उससे ज़्यादा है, उसी पार्टी की इंडिया में सरकार बनेगी। किसी को गलती से पता है लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है? लास्ट इलेक्शन से बीजेपी को मिला है 302 सीटें। तो ये 272 से ज्यादा हो गया, 272 से बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए इस पार्टी के जो लीडर होंगे वही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। समझ आ गया? तो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ बीजेपी इन लोकसभा। अब इमेजिन करो एक सेकंड के लिए, ये 272 से ज्यादा लोगों ने उनको अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है, लीडर चुना तो प्राइम मिनिस्टर है। इफ इन केस ये 272 प्लस लोग कहे कि नहीं, वी डोंट लाइक नरेंद्र मोदी, वी लाइक शैलेंद्र, कहे कि हम नरेंद्र मोदी हमारे लीडर नहीं है, शैलेंद्र हमारे लीडर है, तो वो हट जाएंगे एंड आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेंगे, और यही होता है। अभी मेरे पास कॉल आएगा प्रेसिडेंट का कि यू आर इनवाइटेड इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चार्टर प्लेन ले आएगा साथ में, क्लास क्लास छोड़ के भागेंगे चार्टर प्लेन से दिल्ली, और रात में न्यूज देखोगे तुम लोग क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गुड लक तो बोल दो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा वही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल होता है। और अगर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कम हो जाती है तो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है सरकार के खिलाफ, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार प्राइम मिनिस्टर थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक वोट से हार गए, प्राइम मिनिस्टर से हट गए, रिजाइन करना पड़ा। बात समझा गई? तो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को भी। और भी तरीके होते हैं, क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद कट मोशंस होता है, कई चीजें हैं जिससे सरकार को कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट का तीसरा फंक्शन ये होगा। और चौथा फंक्शन है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ अ कंट्री फॉर पब्लिक डिबेट। पब्लिक डिबेट का सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट। ठीक है, हर जगह डिबेट होती है, लोग हर जगह बहस करते हैं, लेकिन रियल ऑथेंटिक बहस पार्लियामेंट का होता है। ये हो गया आपका चौथा फंक्शन। पब्लिक डिबेट, ये चार काम। अब इसके बाद रवि, अब देखो इंडिया में पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? कौन द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जैसे हमने बताया इंडिया में पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। लॉ कैसे बनाए, कौन बनाएगा? यस एग्जैक्टली। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये तीनों मिला के इंडिया का पार्लियामेंट बनता है। और अगर कोई लॉ है, लॉ बनने के लिए आया है, तो दोनों हाउस पास करेगी। मान लो पहले यहाँ से आया, ये पास कर दिया, फिर इसने पास कर दिया, और इनका जब साइन हो जाता है तो वो लॉ है। अगर तीनों में से किसी एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो वो लॉ नहीं बनेगा। अंडरस्टूड दिस? थोड़ा सा इसकी रेफरेंसेस देखते हैं एंड देन आई विल वाइंड अप द टॉपिक। हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। लोकसभा, राज्यसभा, जल्दी जल्दी बताओ तो इसके अलग अलग नाम क्या क्या होती है? नाम है लोकसभा को क्या क्या कहते हैं इंडिया में?
लोकसभा, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, ये अलग अलग नाम। राज्यसभा का राज्यसभा, अपर हाउस और भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स को और अपर हाउस को टिक करो, ये पूछा जाता है व्हिच हाउस इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राज्यसभा। राइट, नाम लिखिए। अब इसके बाद देखते हैं दोनों की क्वालिफिकेशन क्या होती है। लोकसभा के मेंबर कौन बन सकता है? कैन एनी वन ऑफ यू बिकम लोकसभा मेंबर राइट नाउ? कुछ प्रॉब्लम ना? तो लोकसभा की क्वालिफिकेशन सबसे पहले होती है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन तो आप सब लोग इंडिया के, इसमें भी होता है, राज्यसभा में भी यही है। उसके बाद साउंड माइंड तो आप सब हो, ये सबसे नीचे आएंगे। साउंड माइंड होना चाहिए। उसके बाद इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो इंसॉल्वेंट। जरा इस पर देखते हैं साउंड माइंड किसको कहते हैं। साउंड माइंड में क्या होता है? एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट ने बहुत फेमस है, अगर आप लोग गूगल करना देखना, कानपुर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट है आलोक वाजपेयी, डॉक्टर आलोक वाजपेयी। अरे नो एक बार मुझे उनके वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। एक्चुअली आई वाज टीचर इन डीबीएस, तो डीबीएस में डॉक्टर ने एक वर्कशॉप कर दिया एंड वी ऑल टीचर्स वर सिटिंग। हम उस टाइम उनको बाय फेस नहीं जानते, नाम सुना है कि डॉक्टर आलोक वाजपेयी बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, बट बाय फेस नहीं जानते। सारे टीचर्स हम लोग पीछे बैठ के गॉसिप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो सारे करीब 10-15 टीचर्स की टीम आई हुई थी, सारे 10-15 डॉक्टर्स की टीम आई थी वर्कशॉप के लिए। सारे डॉक्टर्स बैठ के अपना नाम, और आलोक वाजपेयी ऐसे बिहेव कर रहा था, लग रहा था पागल। वो कभी उधर उछल रहा था, कभी उधर उछल रहा था। वो सीनियर है, वो 60 उनकी है, जो कि दाढ़ी वाली बनाए लोग। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, लग रहा है ये पागल। हम सब करेक्ट लग रहा है यार पागल, उसकी एक्टिविटी देख के आधे घंटे 1 घंटे। बाद में जब इंट्रोडक्शन हुआ, उनका बोलने का टाइम आया और उनका नाम बताया कि ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आलोक वाजपेयी है, हम कह रहे सही है, ये पागल के डॉक्टर ने पागल लग रहा है। अगर उनका एक स्टेटमेंट था कि साइकियाट्रिस्ट के नजर में हर कोई पागल है। अब आप भी जाओ तो वो इतनी चीजें बताएगा कि लगेगा यार सही में पागल है क्या। तो कौन डिसाइड करेगा कि पागल है कि नहीं है? हु विल डिसाइड कि साउंड माइंड है कि नहीं? ये साउंड माइंड पे है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर तो कहेगा हर कोई पागल है। ओके, तो इसका लिए सिस्टम है, इट शुड बी डिसाइडेड बाय अ प्रॉपर लीगल सिस्टम, बाय जुडिशियल लॉ। उसमें नहीं जाना। अब एज होता है यहाँ पे 25 इयर्स और यहाँ पे 30। क्या मैंने सही लिखा है? राज्यसभा का मेंबर बने 35 इयर्स सही है। कितना चाहिए? 25 साल। लोकसभा के ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 होना चाहिए या 25 प्लस होना चाहिए? अगर आप 25 लिख दोगे और मेरे जैसे टीचर्स के पास पेपर आ गया तो काम है। इट शुड बी मिनिमम 25 years or 25 years and above. It should be the correct. Okay. So to be elected in the Lok Sabha, the minimum age should be 25 years or above. To be elected in the Rajya Sabha, the minimum age should be 30 years and above. आप लोग 35 में इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि 35 इयर्स इंडिया में किसके इलेक्शन का एज होता है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ इन्हीं लोग। ठीक है, यहाँ 30
ये तो क्या क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन के बाद और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, he or she should not hold any post of profit at the time of election। ये लिख लो, should not hold any post of profit, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के लड़ने के टाइम या जीतने के बाद ही लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और अगर लाभ के पद पे होंगे तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का पद लाभ का पद नहीं है? मिनिस्टर्स का पद लाभ का पद नहीं है? इनों का लाभ नहीं होता क्या? मैंने कहा इलेक्शन लड़ने से पहले भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और इलेक्शन लड़ने के बाद भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पे होंगे तो मेंबरशिप चली जाएगी। और पिछली बार जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा मेंबर है, अमिताभ बच्चन की वाइफ है, वो यूपी में एक लाभ के पद पे थी तो उनकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली गई। तो क्या प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास लाभ के पद नहीं है? लाभ के पद का मतलब इसमें आपको सैलरी मिली। इन लोगों ने लॉ बना के जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट है उनको लाभ के पद से बाहर कर। ये लाभ के पद नहीं है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा नहीं है क्या? नहीं है? क्या पॉलिटिक्स समाज सेवा नहीं है? तो ये सब पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पोस्ट जो है लाभ के पद नहीं माने जाते, तो सेपरेट लॉ है इनका, तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद जल्दी से मेंबर्स लिख लो, फिर पावर डिस्कस करते हैं और पढ़ाई के इसको वाइंड अप करते हैं। ये कलर टॉपिक नहीं था आज का। अब जल्दी से मेंबर्स देखो तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 543 प्लस 2 545। ये प्लस 2 क्यों लिख दिया मैंने? हाँ, ये तो भी और होते हैं और यहाँ पे होता है 238 प्लस 12। ये 12 क्यों लिख दिया? प्लस इसलिए नहीं लिखा गया कोई तो टीचर मैथ्स नहीं कराना है, मैथ्स नहीं आता। ये जो दो हैं ये इलेक्ट नहीं होते, ये अपॉइंटेड होते हैं और ये होता है एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। और यहाँ पे ये जो 12 हैं ये इलेक्टेड नहीं होते, इनका इलेक्शंस नहीं होता। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट करते हैं? Yes, expert in various fields. Can anybody name any person who is appointed? सचिन तेंदुलकर was appointed, ये राज्यसभा के अपॉइंट हुए थे और रेखा अपॉइंट हुई थी। अमिताभ बच्चन अपॉइंट नहीं, एक बार इलेक्शन लड़े थे इलाहाबाद से, जीते थे उसके बाद। जया बच्चन इसमें नहीं है, यहाँ पे अपॉइंट नहीं हुई, वो समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी पार्टी से। अभी रिसेंटली पीटी उषा को अपॉइंट किया गया है। पीटी उषा के नाम जानते हैं आप लोग? बहुत अच्छी फुटबॉलर थी ना? पीटी उषा कौन थी? एथलीट थी। And recently she is appointed on a very important post. Which post I am talking? पीटी उषा को इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है राज्यसभा के अलावा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। तो इसी में अगर आप लोग चाहो तो एक चीफ जस्टिस से इंडिया के, उनको भी अपॉइंट किया गया। क्यों अपॉइंट किया जाता है आपको पता है? उसका लॉजिक ये होता है, इंडिया में जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो लॉ के एक्सपर्ट हो, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हो, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हो, साइंटिस्ट हो, बड़ा साइंटिस्ट, इसमें अपॉइंटेड थे पहले के कस्तूरी रंगन, इसरो के चेयरमैन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इसमें अपॉइंटेड थे डॉक्टर सी रंगराजन, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि जब लॉ बने इनके एक्सपर्ट नॉलेज का फायदा देश को। मान लो अगर लॉ बनेगा स्पोर्ट्स के बारे में तो पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर से अच्छा कौन जानेगा? दे आर द जीनियस ऑफ देयर फील्ड। मान लो इकोनॉमी की लॉ बननी है तो डॉक्टर सी रंगराजन आरबीआई गवर्नर रह चुके, उससे अच्छा कौन जानेगा चीजें? तो इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है कि उनके एक्सपर्टाइज का एडवांटेज देश को मिले।
अब इसके पावर डिस्कस करते हैं, देन कोशिश करेंगे थोड़ा सा पावर से। दोनों हाउस में किस हाउस के पास ज्यादा पावर है? एक और इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? डायरेक्ट बाय द पीपल एंड आप सबको पता है यहाँ पे डायरेक्ट लोग 18 साल के ऊपर के लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पे, वोट डालते हैं, जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलता है वो विनर हो जाता है। यहाँ पे हम किसी और को चुनते हैं और वो किसी और को चुनता है। डायरेक्ट इलेक्शन में 18 साल के ऊपर के लोग विधानसभा के मेंबर को चुनते हैं और विधानसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम दोनों के पावर्स कंपेयर करेंगे एंड देन इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आपको क्या लग रहा है किस हाउस के पास ज्यादा पावर होगा? लोकसभा। नाम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका होता है उल्टा है। अच्छा, अब हम पावर दें। पावर से पहले बिल देखते हैं। बिल क्या होगा? बिल, एक वर्ड है बिल और एक वर्ड है लॉ। ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? When any law comes in the draft form before the parliament, it is called bill. मतलब जैसे सरकार को कोई कानून बनाना है तो सरकार उस कानून को लिखेगी और लिख के पार्लियामेंट के पास लाएगी। जब पार्लियामेंट के पास लाएगी तो उसको लॉ नहीं कहेंगे, उसको बिल कहेंगे। ठीक है, अब जब बिल पार्लियामेंट के पास आया, पार्लियामेंट ने इसने पास कर दिया, इसने पास कर दिया और जब इनका साइन हो गया तब जाके उस बिल को कहेंगे लॉ। वो लॉ बन गया। लॉ को ही एक्ट कहते हैं। लॉ को ही क्या कहते हैं? एक्ट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जन लोकपाल बिल। जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था तो नाम था जन लोकपाल बिल। बाद में जब पास हो गया तो जन लोकपाल एक्ट बन गया लॉ। तो बिल और लॉ में डिफरेंस समझ आ गया। अब बिल कितने तरह के होते हैं? बिल 3-4 तरह का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी, दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल सबने सुना होगा, मनी बिल सुना है? yes, yes. एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 3 तरह का लॉ होता है बेसिकली। ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। मनी बिल क्या होगा? जिससे पैसे की कोई बात होगी, पैसा लेना या देना, पैसे की यही 2 बात होती है। टैक्स लेना देना वो मनी बिल होगा। और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लिख लीजिए, कभी मुझे आगे टाइम मिला तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके कुछ अलग तरीके होते हैं पास कराने का। तो ये 3 तरह का बिल। अब हम आते हैं ऑर्डिनरी बिल पे। ऑर्डिनरी बिल को सब हेडिंग आप लिखना चाहो तो लिख लो ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी बिल में हम देखते हैं किस हाउस के पास ज्यादा पावर है। ऑर्डिनरी बिल पहला, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस। जहां भी इंट्रोड्यूस होता है यहाँ भी हो सकता है। सरकार का मन हो कि पहले लोकसभा में लेके आए, लोकसभा में आ सकती है। सरकार का मन है कि राज्यसभा में लेके आए, राज्यसभा में आ सकती है। ऑर्डिनरी बिल जो जिसमें मनी से रिलेटेड मैटर नहीं है। अब मान लो लोकसभा में आई, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो लॉ बन गया। अब मान लो 1 सेकेंड के लिए कि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में आई और लोकसभा ने पास कर दिया। लोकसभा जनरली पास कर ही देगा क्योंकि लोकसभा में सरकार की मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है। सरकार की बहुमत होगी तभी प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी मैंने बताया था अगर 272 से 1 कम हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर आपको गो will have to resign। तो लोकसभा में जनरली बिल पास हो जाती है सरकार की क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी होती है। अब मान लो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट किया।
हम नहीं पास करेंगे। राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी नहीं है, तब क्या होगा? उसमें भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब सरकार के पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन सरकार कहे ठीक है हमको नहीं पास हुआ, छोड़ लीव इट एंड वी डोंट वांट टू गिव इट पास। सरकार को लगा नहीं हमको पास कराना ही है, ठीक है, तो सरकार के पास दूसरा ऑप्शन है कि सरकार दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकती है। क्या करती है? ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग, और अगर ज्वाइंट सिटिंग में पास हो जाएगी तो बिल पास हो गया। और ज्वाइंट सिटिंग में 99% लोकसभा की ही जीत होती है, क्योंकि नंबर अभी हमने लिखा था इसके 543 या 545 और इसके 250, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इसका डबल से भी जाता है, इसके डबल से भी ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। तो जो लोकसभा चाहती है ज्वाइंट सिटिंग में जनरली वही बात हो जाती है, सरकार पास कराए। दूसरा पॉइंट कि जब भी कभी ज्वाइंट सिटिंग होगा तो इसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा को चलाने के लिए जो स्पीकर होता है और राज्यसभा के चलाने के लिए जो स्पीकर होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऑर्डिनरी बिल पे लोकसभा की जीत हो जाती है क्योंकि नंबर ज्यादा है। ऑर्डिनरी बिल समझ आ गया। अब आते हैं मनी बिल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मनी बिल का पावर देखते हैं। मनी बिल में सबसे पहली चीज कि कोई जितनी चीजें बोल रहे हैं बेटा, हर लाइन में एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, लिखते जाओ। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? Who will decide whether a bill is a money bill or not? ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लिख लो, whether a bill is a money bill or not will be decided by the speaker of Lok Sabha. Whether a bill is a money bill or not will be decided by the speaker of Lok Sabha. देख लिया? Second point and very important, the money bill can only be introduced in Lok Sabha. मैंने ऑर्डिनरी बिल में कहा था कि इसको किसी भी हाउस में पहले लाया जा सकता है, लेकिन मनी बिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले आएगा। कहाँ पे आएगा? कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। देख लिया? मतलब गलती से भी मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ठीक, पहले वो लोकसभा में ही आएगा। तीसरी चीज, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, अब वो क्या राज्यसभा के पास क्या पावर? मनी बिल पे राज्यसभा के पास लिटरली कोई पावर नहीं। अभी हमने ऑर्डिनरी बिल में कहा लिखना नहीं, बताएंगे लिखना क्या है। अभी मैंने ऑर्डिनरी बिल में आपको कहा था कि राज्यसभा कैन रिजेक्ट इट, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, बट मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अगर राज्यसभा ने 14 डेज के अंदर 14 डेज के अंदर मनी बिल को पास नहीं किया तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा वो राज्यसभा से पास हो गया। ये अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा? 14 दिन के पहले ही कहता है पास कर दो, अगर नहीं होगा माने जाएगा पास हो गया। राज्यसभा एक चीज कर सकती है मनी बिल पे, इट कैन रिटर्न द बिल विद द रिकमेंडेशन टू लोकसभा, कि कुछ सलाह देगी कि इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, लोकसभा को वापस कर सकते हैं। लोकसभा माने ना माने वो लोकसभा पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन 14 डेज के अंदर उसको पास करना ही है। तो लिख लो, राज्यसभा कैन स्टॉप द मनी बिल फॉर द मैक्सिमम 14 डेज, 1414। राज्यसभा कैन स्टॉप, ये लिखो, पूछा जाएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 14।
Rajya Sabha can stop money bill for the maximum of 14 days. After that, it will be assumed as passed from the Lok Sabha. After that, it will be assumed as passed. इसमें भी लोकसभा का ज्यादा पावर हो गया। ऑर्डिनरी में पहले ही आप देखें ज्यादा पावर है, मनी में पे तो सारी पावर इसी के पास है, डिसाइड भी वही करेगा, इंट्रोडक्शन भी वही होगा, और अगर इसे 14 डेज में पास नहीं किया तो रिज्यूम हो जाएगा, पास हो गया, सारी पावर यही है। अब तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे लगभग दोनों के पास बराबर पावर है। अब हम आते हैं सरकार को कंट्रोल करने, ठीक है, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, किसके पास ज्यादा पावर है ये। तो सबसे पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में या इंडिया में जो सरकार है वो तभी तक रहेगी जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी। मेजॉरिटी का मतलब है आधे से एक ज्यादा, मैंने लिखा था 543 डिवाइडेड बाय 272, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर एक दिन नहीं रहेगा। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। सेम जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है स्टेट में विधानसभा और चीफ मिनिस्टर का। अभी आप लोगों ने देखा कुछ महीने पहले महाराष्ट्र विधानसभा में देखा ना, उद्धव ठाकरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनके विधायक टूट गए, पार्टी टूट गई, कुछ विधायक असम चले गए, देखा था, सुना था न्यूज़ में। 5 स्टार होटल में रहे, कुछ दिन भोग काम किया है, उसके बाद एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। मतलब उनकी विधानसभा में मेजॉरिटी खत्म हो गई और किसी और की मेजॉरिटी आ गई। ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, आज तुम्हें वर्डिक्ट आने वाला है। तो जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी रहेगी तभी तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई रहेगा। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि अभी लोकसभा की मेजॉरिटी कहेगी वी डोंट सपोर्ट नरेंद्र मोदी, वी वांट टू सपोर्ट शहर, तो मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। जिसको बहुमत सपोर्ट कर दे लोकसभा का, वहां पे एकनाथ शिंदे को कर दिया, मान लो हमें ही कर देते तो महाराष्ट्र के जिन समझ जाते। विधानसभा या लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी जिसको सपोर्ट करते, जिसको का मतलब एज में ठीक होना चाहिए, 5 साल के बच्चे को नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मेजॉरिटी मस्ट है। क्या राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए सरकार में रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर राज्यसभा में उस पार्टी का 0 मेंबर है तब भी 5 साल प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा में मेजॉरिटी होना जरूरी नहीं है। किसके पास ज्यादा पावर है सरकार को कंट्रोल करने में? लोकसभा। अगर मेजॉरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आता है, पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। अभी मैंने एग्जांपल दिया, बताया आपको 99 में अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एक वोट से सरकार गिर गई, ठीक है, एक वोट कम था लोकसभा में, सरकार गिर गई। और ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है पिछले 2014 से लेके अभी तक राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, बीजेपी की अकेले मेजॉरिटी नहीं है, तभी सरकार चल रही है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी मायने नहीं है। इसलिए लोकसभा के पास अगर आप सारी चीजों को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा पावर क्यों दिया गया पावर? अच्छा, पावर जब ज्यादा है इसको अपर हाउस को कहते हैं, इसको लोअर हाउस कहना चाहिए। अब अपर हाउस इसको कहना चाहिए था, अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा को। इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स। नहीं, और किसी को एनीबॉडी कैन गेस कि पावर तो सब वहां पे है, इनको अपर हाउस में कहते हैं। एक्चुअली हमने जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, वी हैव एडॉप्टेड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम यूके, ब्रिटेन। कहां से लिया है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है। ब्रिटेन में भी लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। ब्रिटेन के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और राज्यसभा को लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब यहाँ कह रहे थे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को रिटायर नहीं किया जाता, वो रिटायर नहीं होते। कितने मेंबर किसी को पता ही नहीं है, जो बना है पॉइंट रहता ही है, लास्ट तक रहता है, और सारे जीनियस ब्रेन रहते हैं वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
तो चूंकि हमने वहां से इस मॉडल को अडॉप्ट किया है, इंडियन डायस्पोरा इज आल्सो रेफर्ड एज अपर, वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड का नहीं पावर, यस यस यस, गुड क्वेश्चन। शी इज आस्किंग कि जब सारे जीनियस वहां पे होते हैं तो पावर उनके पास होना चाहिए। इंडिया में भी ऐसा कर रहे हैं क्या? सारे साइंटिस्ट को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना रहे हैं? विल यू ऑल एग्री? अगर यही है, इंडिया के सारे साइंटिस्ट को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दिया जाए, प्रॉब्लम क्या आएगी? तो फिर और डेमोक्रेसी रहेगा ही नहीं। ये लोग के पास कहाँ पावर, हमारे पास कहाँ पावर बचेगी? तब अगर हम सारे यहाँ पावर देते हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, तो डेमोक्रेसी कहाँ ना? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारी सरकार हो, और चाहे जैसे भी हो। 10th CBSE में एक टॉपिक है डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सरकार कैसी भी हो बट वो लेजिटिमेट है, ऑथेंटिक है, क्योंकि उसको हमने चुना, वो हमारी चुनी हुई सरकार। बात समझ आ रही है? तो अगर हम लोग जीनियस को बना देंगे तो लोगों का रोल खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल डेफिनेशन ही यही है कि द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर हम लोग समझदार होंगे, अच्छे लोगों को चुनेंगे, और नहीं होंगे हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शंस में हम जितने इंटेलिजेंट हम लोग होंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। लोकसभा में उतने ही इंटेलिजेंट लोग आएंगे जितने इंटेलिजेंट हम और आप। डू यू ऑल एग्री विद मी? मेरी बात समझ आई किसी को? मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में उतने ही इंटेलिजेंट लोग आएंगे जितने इंटेलिजेंट हम और आप। क्या हम और आप इंटेलिजेंट हैं? क्या हमारे पॉलिटिशियन सारे इंटेलिजेंट हैं? किसने चुना है? किसकी गलती है? Problem is we the people of India fight on the name of caste, religion and बहुत सारे चीजें जिससे हमको लड़ाई जाती है और हम लोग लड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हम लोग इलेक्शन के टाइम में किसको वोट डाले जाते हैं कोई ये भी नहीं पता होता है। सिर्फ एक चीज माइंड में सेट होता है कि ये करना है, क्यों कर रहा है नहीं पता। जाति के नाम पे लड़ना, धर्म के नाम पे लड़ना, हम लड़ते नहीं, कोई लड़ाता है और हम लोग लड़ के उसी बेसिस पे वोटिंग करते हैं। कितने लोग हैं जो क्वालिफिकेशन चेक करके वोट करते हैं कि हम जा रहे हैं वोट डालने, हमारे कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन चेक करें, किस पार्टी का कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है। कोई नहीं करता, रियली 2-4% लोग ही करते होंगे, कोई नहीं करता। पहले से डिसाइडेड होता है इस पार्टी को। अब मैंने कई वोटर्स को सुना है ये कहते हुए, अगर इस पार्टी से कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो उसी को वोट डालें। यार कैसे अच्छे लोग आएंगे। और ये जनरल पार्टी आप लोग भी सुनोगे, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। लोग कहते हैं कि इस पार्टी को ही वोट डालेंगे चाहे कोई भी हो। तो हमारे यहाँ पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं, कैंडिडेट को नहीं। जिस दिन हम कैंडिडेट को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। जीनियस ब्रेन की कमी नहीं है। Asking my opinion, according to me it should be not. क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ऐसे लोग हैं, एजुकेशन नहीं, क्या पढ़े लिखे लोग सारे बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये करते हो तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप को आप इलेक्शन लड़ने से ही बाहर करो। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन रही हो, बहुत अच्छे लोग नहीं पढ़ पाए। मेरी बात समझना, बहुत ऐसी कंडीशंस रही हो कि बहुत अच्छे लोग जो आज के डेट में अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, नोबेल है, नहीं पढ़ पाए। By fixing the education, are you not leaving these people out of the election, removing these people out of the elections? नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा? सबसे अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन फिक्स कर देना चाहिए। क्या गारंटी है कि ग्रेजुएशन और हमने वाले सब अच्छे हैं और सब अच्छा ही करेंगे? ये हाँ, अगेन सॉल्यूशन इज इन अस, हमारे अंदर हमें चुनना, ठीक है, हमें चुनना है। और अगर हम अवेयर हैं, हम एक्टिव हैं, हम अलर्ट हैं, अच्छे लोग ही हैं। और हमसे जो पीछे वाली जनरेशन, आप लोगों से जो पीछे वाली जनरेशन है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
जाति धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है जब आप लोग वोटर बनोगे तो और अच्छी तरीके इलेक्शंस में और आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रही हैं, इलेक्शंस में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म हो रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, एंड ऑप्टिमिस्टिक सब अच्छा हो। चलो इतना टॉपिक समझ आया, अच्छा लगा, बाइट अप करें इसको और कंटिन्यू करें? आधा घंटा का टाइम बचा हुआ है। शुड आई टेक द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री या करंट अफेयर्स? मैं आज की क्लास के लिए रेडी नहीं हो रहा था। ये क्लास मेरी बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाई। मेरा टाइम अलग होता था ना सुबह। आई वाज नॉट गेटिंग टाइम फॉर टुडेज क्लास। कहीं और बहुत मुश्किल से भाग के 100 किलोमीटर ड्राइव करके आए क्लास में, और मेरा बाई चांस फास्ट हुआ। अब लग रहा है अब थोड़ा सा करेंट करते हैं एंड देन मैं सोच रहा था मौर्य डायनेस्टी थोड़ा सा कर लेंगे 5-10 मिनट। 5 मिनट मौर्य कर लेते हैं, एक टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा जो पॉइंट में लेके आए थे, एंड देन थोड़ा सा करेंट जल्दी हेडिंग डालो तो मौर्य डायनेस्टी। बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे मौर्य में, बहुत ज्यादा पकाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल सिस्टम कर लो मौर्य डायनेस्टी का, मैक्सिमम चीजें आपको इसमें पता ही होगा, ठीक है? मौर्य डायनेस्टी और इससे पहले हम लोगों ने बुद्धिज्म किया है, जैनिज्म किया है, 16 महाजन राज किए हैं। ठीक, पहली बार इंडिया में एक बड़ा एम्पायर बनेगा, दैट इज द मौर्य। Who was the founder? Founder. लिखो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC 298 BC। BC AD सबको पता है? Before Christ and after Christ। तो चंद्रगुप्त मौर्य founded the Maurya dynasty in 321 BC with the help of his Chanakya। तो एक नाम लिखो चाणक्य। With the help of Chanakya, इनका और भी कोई नाम था? कौटिल्य, कौटिल्य and विष्णु। और भी कोई नहीं था ना? और कोई नाम था क्या? बस ये तीन मिलेगा। Maurya dynasty was founded by Chandragupta Maurya in 321 BC with the help of his teacher Chanakya by destroying Ghananand of Nanda dynasty. By destroying Nanda dynasty. Nanda dynasty. और रुलर कौन था? Yes. By defeating Ghananand of Nanda dynasty. लिख लिया? अब एक क्वेश्चन, हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता कहाँ से चलता है? तुम लोगों में से कोई थे मौर्य डायनेस्टी के टाइम में क्या? नहीं थे? मैं भी नहीं था। थे? थे तो नहीं उस टाइम? मैं भी नहीं था। तो हमें कैसे पता चलता है? यस, एक बहुत ऑथेंटिक बुक है, नाम उठाई जाता है इंडिका। इंडिका अच्छे से लिख लो, पूछा ही जाएगा, हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। इंडिका किसकी बुक है? दिस बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये कहाँ के थे? ग्रीक। ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक। और मैंने अभी एरिस्टोटल में भी ग्रीक का नाम लिया था। ग्रीक में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं। अभी yesterday I was listening on philosopher, इसको सुन रहे थे, और वो कहता है कि nothing on the earth is moving, उनके लिए अर्थ का मतलब यूरोप था। nothing on the earth is moving which is not God in Greek। मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब ग्रीक का है। एंड यूरोप को क्रैडल ऑफ ग्रीक को यूरोप का क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ग्रीक को पूरे यूरोप के
सभ्यता का, सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस कहा जाता है। इतना एंशिएंट रिच। तो आप मेगास्थनीज लिखिए। दूसरी और कोई बुक बताओ जहाँ से पता चलता हो। एक बहुत फेमस बुक इन्हीं की है, अर्थशास्त्र। लिख लो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। अर्थशास्त्र किस टॉपिक पे लिखी हुई बुक है? एनीबॉडी नोस? अर्थशास्त्र इज अ बुक रिटन ऑन व्हिच टॉपिक? On China economic इकोनॉमी पे नहीं है। on China's ideals. अर्थशास्त्र में इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, यही कंफ्यूजिंग है। अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ पॉलिटी, वो पॉलिटी की बुक है। लिख लो, अर्थशास्त्र और चाणक्य इज अ बुक ऑफ पॉलिटी। स्टेट क्या है, राजा क्या है, राजा को कैसा होना चाहिए, आर्मी कैसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, इस पे डिस्क्रिप्शन। So sir, it meant कि Chanakya ideals चाणक्य आइडियल कुछ और चीजें भी हैं। चाणक्य के आइडियल में बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए भी बहुत चीजें चाणक्य ने बताया है। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉलिटी की बुक। राजा को कैसा होना चाहिए ना। एक और तो आपने दो बुक लिख लिया, एथिका लिख लिया और चाणक्य का अर्थशास्त्र लिख लिया। और कोई बुक है क्या? एक इंपॉर्टेंट बुक है, लिख लो, मालविकाग्निमित्रम। मालविका किसी ने इस बुक का नाम सुना है? मालविकाग्निमित्रम। इसमें दो नाम है, मालविका और अग्निमित्र। ये बुक कालिदास की है। कालिदास का नाम सुना है? ये कालिदास की बुक है, मालविकाग्निमित्रम। एक्चुअली दिस इज अ लव स्टोरी। ये जो उनके ड्रामा है, लव स्टोरी है, मालविका की और अग्निमित्र की। अग्निमित्र वाज द किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी। थोड़ा सा पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये उनकी लव स्टोरी है कालिदास की। और एक और इंपॉर्टेंट बुक है, मुद्रा राक्षस। किसी ने नाम सुना है? ये चार ऑथेंटिक बुक है मौर्य डायनेस्टी को जानने के लिए। मुद्रा राक्षस बुक है विशाख दत्त की। विशाख दत्त ये कालिदास की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है। तो आई एम गिविंग यू नेम्स ऑफ फोर बुक्स और इस चारों बुक का नाम रट डालना। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से कोई ना कोई बुक जरूर पूछा जाएगा। एथिका मेगास्थनीज की, मालविकाग्निमित्र कालिदास की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की और अर्थशास्त्र। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि स्टडी का मटेरियल को रीड करना और प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगाना। तो आपको पता चलेगा कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा है कि आपको कितना पढ़ेगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य में दो पॉइंट लिखिए, बुलेट पॉइंट पहला लिखिए, he defeated Seleucus Nicator। he defeated Seleucus, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य defeated Seleucus Nicator। कौन था ये? किसी ने नाम सुना है? ये अलेक्जेंडर का आर्मी जनरल था। ठीक है, अलेक्जेंडर जब इंडिया में वापस चला गया तो सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गया था। ठीक है, तो ही वाज जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का जनरल था अलेक्जेंडर। सिकंदर जिसको कहते हैं, सिकंदर महान। और इसी लड़ाई में जब सेल्यूकस निकेटर हारा था तो सेल्यूकस निकेटर में और चंद्रगुप्त मौर्य में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, दैट एग्रीमेंट वाज इन फेवर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब एग्रीमेंट दो तरह की हो सकती है, तीन तरह की हो सकती है।
मान लीजिए हमारे आप में एग्रीमेंट है, हम पावरफुल है, मेरे फेवर में एग्रीमेंट होगा। आप पावर में है, आपको फायदा होगा, आपके फेवर में होगा। अगर दोनों बराबर है तो इक्वल एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट चंद्रगुप्त मौर्य के फेवर में हुआ था और इस एग्रीमेंट के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट दिए थे सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था मेगास्थनीज, ठीक है। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी, ठीक है। उसमें देखा है क्या सीरियल में? सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आप इसमें मेगास्थनीज लिख लीजिए। मेगास्थनीज इन्हीं का एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में आया था ना। लास्ट पॉइंट इनके बारे में लिखो, मैंने ऑलरेडी बताया था अपनी पीछे की क्लास में। एनीबॉडी कैन टेल मी इन्होंने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य? अशोक से रिलेट कर रहे हो? हाँ, ही अडॉप्टेड जैनिज्म। और मैंने बताया था, याद करो पिछले क्लास में जैनिज्म में, कि ये अपने एम्पायर के लास्ट टाइम में ये साउथ चले गए थे एक, और वहीं पे इनकी डेथ हुई। देखो, तो इन लास्ट टाइम ऑफ हिज रेन, जब नॉर्थ इंडिया में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो एक जैन मॉन्क के साथ ये अपनी गद्दी को छोड़ के साउथ चले गए थे, श्रवणबेलगोला। He went to श्रवणबेलगोला in कर्नाटक। श्रवण Karnataka, he went to Shravanbelgola in Karnataka with भद्रबाहु। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने क्या स्टार्ट किया था? जो साउथ चले गए तो क्या बन गए थे? दिगंबर। जैनिज्म में दो सेक्ट बन गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दिगंबर की इन्होंने स्टार्टिंग करी थी और यहीं पे श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। एक जैनिज्म में एक तरीका है सुसाइड का, जिसको श्लक्षणा विधि बोलते हैं। श्लक्षणा विधि क्या होता है? जैन मॉन्क जब जिनको अपना शरीर त्याग करना होता है, वो लास्ट टाइम में खाना खाना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे स्लोली दे स्टॉप ईटिंग एंड दे डाई। This system of death is called slakshana. Slakshana system, slakshana vidhi. So he died with slakshana vidhi of Jainism. ये जैनिज्म का एक तरीका है डेथ की, अपना शरीर त्यागने की। तो ये slakshana विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। Clear? He was succeeded by Allah Raja लिखो। इनके बाद कौन बना था राजा? बिंदुसार। He was succeeded by बिंदुसार। Next ruler was बिंदुसार। मैंने एक ऐसा ही भी था जिनका नाम मगध डायनेस्टी में भी लिया था। क्या था वो नाम? बिंदुसार से मिलता जुलता नाम मैंने मगध डायनेस्टी में और पहले भी लिया था, बिंबिसार। क्या दोनों एक ही है? दोनों भाई भाई थे, बिंबिसार बिंबिसार? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। कौन थे बिंबिसार के बारे में मुझे बताओ। कौन बिंबिसार? बिंबिसार कौन थे? अजातशत्रु के पापा, फादर थे। And he was the real founder of Magadha dynasty. Bimbisar. He was assassinated by his son अजातशत्रु। अजातशत्रु उनका मर्डर किया था अपने फादर का, और वो गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी बिंबिसार। अब आप दूसरा रूलर लिख रहे हैं बिंदुसार। बिंदुसार टाइम है 298 BC to 273 BC।
बस इसमें इनका एक नाम हेटेरोकैटस ने लिखा है, इन्हीं का नाम ये ग्रीक लोग इनको इसी नाम से बुलाते हैं, हेटेरोकैटस। और लास्ट लाइन बहुत इसमें इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, एक लाइन और लिख लो। He was follower of आजीवक संप्रदाय। आजीवक, ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते हैं। उस टाइम इंडिया में 6 प्रोमिनेंट संप्रदाय चल रहे थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक उसमें आजीवक का, ये आजीवक को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर है कौन? अशोक, जिसको हम अशोका द ग्रेट बोलते हैं। The third ruler of this dynasty is Ashok. अशोक, ठीक है। अशोका का टाइम लिखो 273 BC to 232 BC। 273 to 270 232 BC। अशोक During the time of Bindusar, एक पॉइंट लिखो इसके बारे में। During the time of Bindusar, he was the governor of उज्जैन। अशोक अपने पापा के टाइम में उज्जैन के गवर्नर थे। He was the father during the time of his father Bindusar, he was the governor of उज्जैन। उज्जैन जानते हो आप लोग? Yes, sir. बहुत फेमस है किस चीज के लिए? उज्जैन क्यों फेमस है? महाकाल पे। एक क्वेश्चन आता है कि सी इसके बारे में कई सारे आपको कंट्रोवर्सीज मिलेंगे। एक थ्योरी आती है कि बिफोर बिकमिंग द किंग ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। सुना आप लोगों ने? इन्होंने अपने 99 भाइयों का मर्डर किया था राजा बनने के लिए। एक थ्योरी ये आती है। और दूसरा कलिंग वॉर, आप सबने सुना होगा इससे रिलेटेड। एक कलिंग वॉर लिख लो। ही फॉट कलिंगा वॉर। ही फॉट कलिंगा वॉर। In 261 BC, Sir, please repeat. he fought Kalinga War. Kalinga War in 261 BC. तो एक चीज आप लोग कैलकुलेट कर लो। कभी कभी यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछते हैं कि अपने कॉरोनेशन के कितने साल बाद इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी। ठीक है, अगर 73 में राजा बने कितने साल बाद हुआ? 61। एक बार he fought Kalinga War in 261 BC और कलिंगा वॉर के बाद कहते हैं कि he completely changed। कलिंगा वॉर में लाखों लोगों का मर्डर हुआ, लाखों लोग इंजर्ड हुए। जब इन सबको इन्होंने देखा तो कहते हैं इनकी आत्मा बदल गई, इनका मन बदल गया और इन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया। एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म और ये लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर बन गए, बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए एंड स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग बुद्धिज्म। तो लिखो एक वर्ड। He was initiated into Buddhism by Nigrod, a 7-year-old monk। एक 7 साल का एक 7 साल का मॉन्क था जिसका नाम है निग्रो। इन्होंने ही उनको बुद्ध धर्म की दक्षिणा दिलाई थी, बुद्ध धर्म में इनिशिएट कराया था। इनका नाम पूछा जाता है। He was initiated. He was initiated in Buddhism by he was initiated in Buddhism by a
7-year-old boy named Negro. That after Kalinga War, he replaced Mary Ghose with Dharma Ghose. After Kalinga War, he replaced Mary Ghose का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई से पहले बेड़ी बजाई जाती थी ना, तो he replaced Mary Ghose with Dharma Ghose. He started spreading religion. He himself became non-violent after this. धर्म मतलब है धार्मिक होना, आस्तिक होना, धर्म का प्रचार करना, non-violence अडॉप्ट करना. तो सारी उन्होंने लड़ाई कर सब कलिंगा वॉर के बाद छोड़. Last line though, after the death of Ashoka, Maurya dynasty started declining. बहुत तेजी से खत्म होने लगा डायनेस्टी. ठीक है, Maurya dynasty started declining. The last ruler of this dynasty declined. After the death of Ashoka, Maurya dynasty started declining. The last ruler of this dynasty was Brihadratha. The last ruler of Maurya dynasty was Brihadratha, who was assassinated by Brihadratha, Brihadradh. The last ruler of Maurya dynasty, Brihadratha, was assassinated by his army general Pushyamitra Shunga. The last ruler of Maurya dynasty, Brihadratha, was assassinated by his army general Pushyamitra Shunga, who founded new dynasty called Shunga dynasty. तो मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गया. मौर्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर बृहद्रथ का मर्डर किसने किया? उनका आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने, और उनको मार के उन्होंने अपने नाम से शुंग डायनेस्टी स्टार्ट की. Pushyamitra Shunga. That's all for today. History is over. Those are current news and then I. करंट में कुछ हुआ है भाई? करंट में कुछ हुआ है इंडिया में? हैं? ऑस्कर करंट में यूनाइटेड ऑस्कर अवार्ड. ऑस्कर अवार्ड पब्लिक 95th एकेडमी अवार्ड. ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं. और ये किस नंबर का एकेडमी अवार्ड था? 95th. You all are writing ऑस्कर अवार्ड पब्लिक 95th एकेडमी अवार्ड. और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी अवार्ड कहा जाता है किस फील्ड में? वैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अवार्ड कौन सी मानी जाती है? Which is the highest award of the world? अगर तुम्हें चाहिए, मान लो तुम्हें मिल जाए तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज. ठीक है, अभी 2-3 दिन से न्यूज़ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम रिकमेंड हो रहा है. नोबेल कमेटी का बहुत तारीफ कर रहा है. तो नोबेल पीस प्राइज दुनिया के सबसे अच्छे अवार्ड बन जाते हैं. अलग अलग फील्ड में, मूवी के फील्ड में
इंडिया की सबसे अच्छी अवार्ड कौन सी है बॉलीवुड के लिए मूवी? दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंडिया का सबसे अच्छा अवार्ड मूवी के लिए माना जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद है पद्म विभूषण, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पद्म भूषण, पद्मश्री, ये चार है। सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्मश्री। मिलिट्री के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा आर्मी के लिए? अशोक चक्र। सबसे बड़ा परमवीर चक्र। आर्मी का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया का है परमवीर चक्र। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग 95th Academy Award 2023. बेस्ट पिक्चर किसको मिली है? I'm not talking about India. Best India पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। किसकी? Yes. देखो Everything Everywhere All at Once जो सबसे अच्छी मूवी अवार्ड मिली है। Everything Everywhere All at Once। Everything Everywhere All at Once। लंबा नाम है क्या? ये बेस्ट मूवी है। बेस्ट मूवी अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्टर Best actor. Best actor. Best actress. किसको मिला है? Best actress. And she has created a history. By getting the award, she has created a history. Which history I am talking about? She is the first. Yes, first ever Asian actress to win the Oscar award. लिख लो इसके नाम के पीछे। इनके मूवी का नाम, ये कौन सी मूवी में एक्ट्रेस है? यही मूवी है। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में इनके मूवी का नाम लिखो। Everything Everywhere Dash 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 and first Asian to win Best Actress. अच्छा, बाकी डिटेल हम आपको नहीं दिखा रहे थे, आपको तीन चीज ये दिखा दी। बाकी सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये सब आप मत लिखो, ये तीन इज सफिशिएंट। उसके बाद इंडियंस को जो मिला वो दो लिखो, ठीक है? लिखो एलिफेंट विस्पर। किस चीज के लिए मिला एलिफेंट विस्पर? बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। अब जब बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है तो आप इस मूवी का डायरेक्टर जिसने बनाया है आप जरूर इसको क्लिक करो। एंड लास्ट वन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला है? नाटू। देखा है लोगों ने? मूवी कौन सी है? आप इस आरआरआर के भी डायरेक्टर एक्टर सबको अच्छे से देख कर लो, पॉइंट बना के। ऑस्कर भी इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, वैसे सपोर्टिंग
बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ये मूवीज नहीं पूछी जाती है, बट दूसरा एग्जाम आपके लिए काम है। Should I wind up now? Yes, sir. या और करा? No, sir. थक गए क्या? Yes, sir. How was the class? अच्छा लगा? Yes, sir.